चल, तो अपना म्यूचुअल फंड डन था। म्यूचुअल फंड में जो हमने पढ़ा था ना कि जैसे वी इन्वेस्ट इन अ फंड एंड दैट फंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड देन दे इन्वेस्टेड फर्दर, राइट, इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स, या कुछ स्कीम्स या तो दूसरे म्यूचुअल फंड्स जैसे जिसको हम फंड ऑफ फंड्स भी बोलते थे, तो लोग अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो स्कीम्स होती थी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स बनती थी डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर इन विच ही वांट्स टू स्पेंड। डेट स्कीम्स होती थी, ग्रोथ स्कीम्स, इक्विटी स्कीम्स, हाई रिस्क वाली स्कीम्स, इंडेक्स वाली स्कीम्स, राइट। तो ऐसे अलग अलग हमारे पास स्कीम्स थी। अब म्यूचुअल फंड जो है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है अंडर द म्यूचुअल फंड के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, राइट। बट हमें म्यूचुअल फंड जैसा काम करना है, बट इतना सुपर तरीके से रेगुलेटेड नहीं होना है, ना ही हमें म्यूचुअल फंड कहलाना है, ठीक है। और या हम उसके तरह की कोई अलाइड एक्टिविटी कर रहे हैं जो 100% म्यूचुअल फंड से मैच नहीं करती, 100% मैच नहीं करती, 90% भी करती है भले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें हम लेकर आए एक अलग कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम कह रहे हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी तो यही हुआ ना, मतलब और म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का सिमिलर ही हुआ। आप क्या कर रहे हो, आप लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसको इन्वेस्ट कर रहे हो इन डिफरेंट स्कीम्स, कलेक्टिंग देन इन्वेस्टिंग इन वेरियस स्कीम्स, राइट, सिमिलर टू व्हाट म्यूचुअल फंड इज डूइंग। तो फिर अलग अलग चैप्टर क्यों बनाया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजंस, राइट, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो अब तुम्हारा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है ना वो उसका रीड द मीनिंग वाला, मीनिंग का सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, यू विल गेट एन आइडिया। A collective investment scheme is a scheme that comprises a pool of assets, वही pool of assets, assets यानी कि वही पैसा, pool of assets that is managed by a collective investment scheme manager and is governed by the collective investment scheme regulations given by SEBI। तो SEBI ने collective investment scheme के कुछ regulations दिए, उसके तहत ये सारा चीज़ गवर्न होती है। म्यूचुअल फंड में भी मैनेजर था, है ना, अपना पोर्टफोलियो मैनेजर क्या बोल रही हूँ, पूरा म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर सारे मैनेज कर रहा था। अपने सबसे पहले हम लोग प्रमोटर बोलते थे कि भाई प्रमोटर काम करता है, हमने एक प्रॉपर उसका चार्ट भी बनाया था, है ना। म्यूचुअल फंड में ना मुझे याद दिलाना, वो बाकी है, एक दो क्वेश्चन बाकी हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो हमने उस दिन नहीं किया था, मुझे याद है, इसलिए नहीं किया था, अनुभव नहीं आया था, तो हमने सोचा कि प्रैक्टिकल उस दिन कर लेंगे। हाँ राइट, सो इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड देयर विल बी अ स्पॉन्सरर, ठीक है। वो स्पॉन्सर या प्रमोटर म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करता है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, हाईएस्ट नहीं मतलब कुछ मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ मनी स्टार्टिंग में वो डालता है पैसा उस म्यूचुअल फंड में, विच विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ ट्रस्ट, राइट। उसके बाद एक फंड मैनेजर होता है, जो मैनेजर का नाम था वो फंड मैनेजर था। फंड मैनेजर को हम म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज में ट्रस्टीज़ भी कहते थे, जो सारा का सारा पैसा संभालते थे ऑफ द ट्रस्ट which they have gotten it from the promoter for the benefit of the beneficiaries। याद आ रहा है, राइट। तो स्पॉन्सर सबसे पहले which will also be called as a promoter, क्योंकि वो शुरू कर रहा है। स्पॉन्सर सारा पैसा अपना डालेगा ट्रस्ट में, ट्रस्ट की होते हैं ट्रस्टी विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ, अभी बताया ट्रस्टी मतलब फंड मैनेजर इज ऑल्सो द ट्रस्टी, जो आगे आपका पैसा बेनिफिशरीज के लिए इन्वेस्ट कर रहा है इन वेरियस कंपनीज, करेक्ट। इसके अलावा इसके साथ और इंटरमीडियरीज होते थे विच वर AMC, याद है क्या होता है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वन विच विल मैनेज द एंटायर एसेट ऑफ द म्यूचुअल फंड। उसके अलावा कस्टोडियंस होते थे, उसके अलावा रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, अंडरटेकिंग्स करने के लिए सब कुछ होते थे, राइट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट पीपल हु वुड बी इन द वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड, करेक्ट। सिमिलरली CIS में भी है, ये तो उन्होंने यही बोला कि एक आपका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर एक मैनेजर होगा। दिस CIS विल बी गवर्न अंडर SEBI रेगुलेशंस मेड फॉर CIS अमेंडेड, ठीक है। उसके अलावा बोला है, क्या बोला है, हाँ, एंड वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड अ न्यू प्रोवाइजो विच गेव CIS द पावर टू रेगुलेट ऑल पूलिंग ऑफ फंड्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट इन एक्सेस ऑफ 100 crores नॉट रेगुलेटेड बाय एनी अदर लॉ। सी देखा, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम लोग पहले जब पैसा इकट्ठा होकर कहीं पर इन्वेस्ट होता था और उसको हम म्यूचुअल फंड कहते थे या म्यूचुअल फंड के नाम से सेबी के पास रजिस्टर करवाते थे, तो सेबी उसको म्यूचुअल फंड के अंदर रेगुलेट करती थी। पर मैंने बोल दिया हम पैसा इकट्ठा करके डाल रहे हैं, पर ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ना ये म्यूचुअल फंड है, ना ये म्यूचुअल फंड के सारे लॉज फॉलो करता है, और ये वैसा काम नहीं कर रहा है, पर हम किसी को
और चीट फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तो हम बढ़िया काम कर रहे हैं, राइट। तो फिर सेबी ने क्या सोचा कि अगर तुम कुछ और नाम से ये काम शुरू करना चाहते हो तो हम भी किसी और नाम से इसके रूल्स बना लेते हैं। तो उन्होंने बनाए CIS के रूल्स। CIS के रूल्स भी एक बड़े एम्बिट के रूल्स हैं जिसके अंदर कोई भी इंसान अगर पैसा पूल करके इन्वेस्ट करेगा तो वो CIS के रूल्स के अंदर आ जाएगा, भले उसका जो भी नाम हो। By whatever name called will be governed under CIS rules if they are pooling money and investing into various schemes. Getting the point? कोई डाउट है अब तक? ठीक है, तो बस वो छोटा मोटा फंडिंग नहीं चलेगा। इन्होंने बोला अगर आपका 100 करोड़ से ऊपर है और कहीं और रेगुलेट नहीं हो रहे हो तो हम यहाँ पर रेगुलेट कर देंगे। जेनेसिस छोड़ो, अरे वाह, हाँ छोड़ दो। ये ओवरव्यू जो नेक्स्ट पेज पे है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सी ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता क्या है पता है, हम हर बार ही छोड़ते हैं इसको, पर होता क्या है सिर्फ इतना समझ लो कि जो CIS के रूल्स थे वो सेबी ने बनाए। तो जो रूल्स है ना उसकी हेडिंग दी हुए हैं कि आपके जो रूल्स थे उस रूल का चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, उस रूल का चैप्टर 2 है रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 3 है बिजनेस एक्टिविटी, ऐसे। तो ऑफकोर्स तुम्हें रटना तो नहीं है, करेक्ट। तो ना ही पेपर में इस तरीके से आएगा कि बताओ चैप्टर 3 क्या था, ऐसे नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको छोड़ते हैं कई बार कि डोंट लर्न इट, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, है क्या चीज़ें। सेबी के रूल्स मैंने बोला कि सेबी के रूल्स के अंडर CIS गवर्न होता है। ये मान ले उस रूल्स का इंडेक्स है वैसे कि ये रूल का चैप्टर 1 टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस, रूल का चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन, ऐसा ओवरव्यू है ना ये देख, राइट। ये हुआ। उसके बाद तुम्हारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में आई थिंक यहीं से पढ़ लो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पढ़ लो एक पहले। स्कीम मीन्स एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच सेटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ सेबी एक्ट, बस इतना। और उसके अलावा हाँ, थर्ड वाला डब्बा पढ़ लो, सेकंड डब्बा छोड़ दो, कुछ सेंस नहीं बनता ज़्यादा इतना करने का। हाउएवर पूलिंग ऑफ फंड्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, ना पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, वही मतलब हुआ ना इसका कि कहीं और किसी नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पर ले आएंगे अगर उसका कॉर्पस 100 करोड़ के ऊपर है तो, कॉर्पस माने इकट्ठा किया हुआ पैसा 100 करोड़ के ऊपर है तो, ठीक है। गेटिंग, जो हमने पीछे फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था ये वही लिखा है, यहाँ तक क्लैरिटी है बताओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज यू कैन कट रीड मार्क कर लो या रहने दो, कट कर दो चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट इम्पोर्टेंट है। हाँ, जिस चीज़ पर रीड लिखोगे अगर तो उसको नॉट इम्पोर्टेंट करके रीड लिखना अगर वो नॉट इम्पोर्टेंट है। अगर तुम वैसे रीड लिख रहे हो कि भाई इसको पढ़ लेना या इसको ध्यान दे देना बाद में, तो उस पर प्रॉपर अलग मार्क करना, होमवर्क या वटेवर, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अभी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे म्यूचुअल फंड था रजिस्टर्ड, जो भी आपका हुआ वो पहले कंपनी बनता है, फिर रजिस्टर्ड अंडर सेबी लॉज होता है, राइट। सिमिलरली CISB इज अ कंपनी, मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड द कंपनीज एक्ट एंड रजिस्टर्ड विद सेबी whose objects is to organize, operate and manage a collective investment scheme। बनती बात। चलो नेक्स्ट, क्लोज एंडेड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, याद रहेगा कुछ? ओपन एंडेड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में भी पढ़ा था। हाँ पढ़ा था अपना यार एक तो फ्लेक्सिबल था, हाँ क्योंकि जो क्लोज एंडेड कितना रुकने का है, कितना रुकना है, ऐसे जा पीछे पेज पलट, पेज पता चल गया, इस साइड लिखा था और यहाँ लिखा था, जो है ना, यहाँ लिखा था वहाँ लिखा था, ऐसे पढ़ते कैसे हो तुम लोग? मुझे तो कभी भी नहीं याद रहा ये कि कहाँ लिखा था। तो अंदर का याद किया करना, फ्लेक्सिबल वगैरह तो लिखा था, बट ऊपर वाला एरिया स्क्वायर फीट याद कर लेता है कि कहाँ लिखा था, कैसे लिखा था, वो सब याद कर लेता है। अंदर लिखा क्या था, डेफिनेशन से पढ़ना था ना अपने को। अदर इम्पोर्टेंट पढ़ लिया था, क्लोज एंडेड समझाना तो है पढ़ना। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट वाली मैनेजमेंट कंपनी तो तुम्हें समझ में आ गया, कंपनी के हिसाब
के हिसाब से बनती है और फिर रजिस्टर होती है जब, तो सेबी के पास रजिस्टर होती है एज अ CIS अंडर द रेगुलेशंस मेड फॉर CIS बाय सेबी। नेक्स्ट है क्लोज एंडेड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्लोज एंडेड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में भी था, जैसे याद आया, ठीक है। तो क्लोज एंडेड और म्यूचुअल ओपन एंडेड में फ़र्क क्या है? अगेन, ओपन एंडेड आर द वंस विच आर अनलाइक शेयर्स। आप क्या करोगे, वो लोग इन यूनिट्स इशू करेंगे, आप उनको खरीदोगे। आपने अगर उनको एक बार ख़रीद लिया, अगर आप चाहो तो आप उनको वापस, स्कीम को वापस उस कंपनी को, जो भी आपका म्यूचुअल फंड बोल रही सॉरी, CIS की कंपनी जिसने भी इशू किया है, उनका वापस सेल ऑफ कर सकते हो। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड में क्या फ़र्क होता है? क्लोज एंडेड आर लाइक शेयर्स इन अ कंपनी, कि द यूनिट्स आर इशूड बाय द CIS, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर यूनिट्स आर इशूड बाय देम। वंस दे आर इशूड यू कैन ट्रेड इन देम। आप खुद ने आपने खरीद लिया, आप उनको आपस में खरीद बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, पर वापस बिफोर अ रिडम्पशन पीरियड या प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम के पहले कंपनी उनको नहीं खरीदती है। तो वो क्लोज एंडेड है कि हमने दे दिया, अब हमारे दरवाजे बंद है, आपस में ट्रेड कर लो, ठीक है। ओपन एंडेड में वो बोलते हैं तुम ट्रेड करो, तुम्हारे से नहीं बिका तो हम खरीद लेंगे इन द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो क्लोज एंडेड इन्वेस्टमेंट स्कीम मीन्स एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनी इन विच द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इज स्पेसिफाइड। पहले उन्होंने बोल दिया कि भाई ये पीरियड ऑफ मेच्योरिटी है, इससे पहले हमारे पास में ताना बेचने के लिए। एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीपर्चेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ द CIS। डन है? कुछ डाउट? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रॉपर्टी। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रॉपर्टी इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, पैसा जो तुम्हारी उनका पैसा यानी कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट आर देयर एसेट्स, द मनी वी गिव देम, प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय देम, उस पैसों से जो वो प्रॉपर्टी अक्वायर कर रहे हैं, पैसा शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्हाटएवर सब्सक्रिप्शंस कर रहे हैं, और इनकम अराइजिंग, ठीक है, दैट इज़ देयर प्रॉपर्टी। बनी बात? उसके अलावा यूनिट मार्क कर लो। यूनिट होते थे कितनी उन्होंने वैल्यू दी है। हाँ, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे यूनिट्स होते हैं, यूनिट होल्डर जैसे शेयर होल्डर वैसे यूनिट होल्डर। डन है? अच्छा। नो पर्सन अदर देन CI कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी इज़ टू लॉन्च अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। जो बंदा एज अ CIS कंपनी खोला है और सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है, सिर्फ वही बंदा CIS की स्कीम शुरू कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सीधी बात। रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस अंडर सेबी एक्ट। अभी सेबी एक्ट ने कुछ प्रोविजंस दिए इनके लिए, जिसमें से पहला है सेक्शन 12, वो बोलता है कि नो पर्सन शैल स्पॉन्सर और कॉज टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरी और कॉज टू कैरी ऑन एनी वेंचर। सिंपल क्या हुआ कि आप ना शुरू करोगे, ना आप किसी के शुरू करे हुए में हिस्सा दोगे, मतलब आप शुरू करो और समबडी एल्स इज गिविंग यू मनी, ना ही आप पैसे दोगे ना ही आप पैसे लोगे, ठीक है। तो नो पर्सन शैल स्पॉन्सर और कॉज टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरी ऑन और कॉज टू बी कैरिड ऑन एनी वेंचर, कैपिटल फंड्स और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स अनलेस ही ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। तो आप तब तक CIS की स्कीम शुरू नहीं कर सकते हो, ना ही करवा सकते हो, जब तक आपने सेबी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले लिया हो। फुल स्टॉप। डन है? कोई डाउट है? बस इतनी सी तो बात थी। नेक्स्ट पेज, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। अब तुम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर हो या CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहते हो, CIMC, ठीक है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहते हो, ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रेगुलेशंस यू विल मेक एन एप्लीकेशन टू सेबी इन दिस रिगार्ड। इफ यू वांट टू ओपन यू विल मेक एन एप्लीकेशन, दे विल ग्रांट योर सर्टिफिकेट एंड यू विल ओपन इट। डन है? नेक्स्ट, एप्लीकेशन बाय अ स्कीम और अरेंजमेंट डीम्ड टू बी अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सेक्शन 4A रेगुलेशन 4A प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन प्रपोजिंग टू कैरी ऑन के बाद क्या लिखा है? ऑन और स्पॉन्सर और लॉन्च। अच्छा, और है, ठीक है। एनी पर्सन प्रपोजिंग टू कैरी ऑन और स्पॉन्सर और लॉन्च एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच वुड बी डीम्ड टू बी CIS shall make an application for grant of registration, same लिखा है, as a collective investment management company as per the regulations. However, any arrangement or scheme which is otherwise regulated or prohibited under the law, तो वो यहाँ नहीं आएगी। अगर कहीं और रेगुलेटेड है या कहीं और प्रोहिबिटेड है तो यहाँ पर नहीं आएगी, सीधी बात है ना, कुछ इतना औखा तो है नहीं इसके अंदर समझने वाला। डन है? बाकी चलेगा। एप्लीकेशन आ जाओ। एप्लीकेशन बाय एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का क्या मतलब हुआ
जो स्कीम इन रेगुलेशंस के पहले एग्जिस्ट करती थी, इसलिए उनको एग्जिस्टिंग कहा है। ठीक है। एग्जिस्टिंग मतलब आज की एग्जिस्टिंग नहीं, एग्जिस्टिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रेगुलेशंस। तो लिख लो एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बिफोर 1999, क्योंकि प्रोविजंस अंडर सेबी एक्ट जो तुम्हारे आए हैं वो बाद में आए थे, और बिफोर 1999। हाँ हाउस होल्ड में पता है। ये है ना तुम्हारा देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे, उसमें तुम्हें दिया हुआ है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस 1999। तो ये रेगुलेशंस 1999 के हैं। 1999 से पहले जो भी थी वो एग्जिस्टिंग मानी जाएगी, ठीक है। उनके लिए क्या बोला, एनी पर्सन हु इमीडिएटली प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दीज रेगुलेशंस वर ऑपरेटिंग एज CIS शैल मेक एन एप्लीकेशन टू सेबी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months। कि भाई तुम पहले से हो तो फिर तुम अब हो तो हम तुम्हें हटाएंगे नहीं, ठीक है तुम काम कर रहे हो, पर 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच जानी चाहिए। 1999 के बाद जो आएंगे वो तो शुरू ही नहीं कर सकते ना विदाउट एप्लीकेशन। बन रही है बात? ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा ये, अच्छा ये लास्ट पैराग्राफ इसका मार्क कर लो इसी टॉपिक का। An existing collective investment scheme shall make an application to the SEBI in the manner specified in these regulations. The applications made shall be dealt with in the following manner. ठीक है, उनको ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, सही हुआ तो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, प्रॉपर सर्टिफिकेट, या तो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। प्रोविजनल और सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। प्रोविजनल मतलब अभी फॉर द टाइम बीइंग आप रजिस्टर्ड हैं, हम कुछ चेक कर रहे हैं, अब वो चेक करके सही हो गया तो तुम मिल जाओ। जैसे कॉलेज में नहीं मिलती प्रोविजनल एडमिशन, 12th का रिजल्ट मतलब मान लो बचा हुआ है तो तुम्हें प्रोविजनल एडमिशन मिलती है, फिर 12th की मार्कशीट सबमिट करते हो तो तुम्हें पक्की एडमिशन मिल जाती है, ये वही है, ठीक है। कुछ दुख तकलीफ यहाँ तक? चलो, कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी। SEBI shall not consider an application for the grant of certificate unless application satisfies the following। तो मतलब आपकी जो एप्लीकेशन होगी या आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है, एप्लीकेंट आपका सेटअप और रजिस्टर्ड एज अ कंपनी होना चाहिए, जो आपका CIMC क्या, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है आपकी वो प्रॉपरली एज अ कंपनी ही रजिस्टर्ड हो, ठीक है। आपका MOA जो भी है या AOA जो भी है वो प्रॉपर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात करता हो, आपका प्रॉपर साउंड रिकॉर्ड हो, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड हो, जनरल रेप्यूटेशन हो, फिट एंड प्रॉपर पर्सन हो, ये सब दिया हुआ है। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होता है? अरे मतलब जो तुम्हारा जो भी तुम काम कर रहे हो पहले से, अगर तो तुम्हारे बिजनेस वाले बंदे, तुम्हारा काम धंधा, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे डायरेक्टर ऐसे नहीं हो कि फ्रॉडी हैं, कोई भाग गया, कोई कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तुम्हारा बिजनेस में, ठीक है। उसके अलावा ई पॉइंट बोलता है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास सारा काम मैनेज करने के लिए, आपके पास प्रॉपर की पर्सनल्स हैं जो ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी वाले हैं। जी पॉइंट अलग है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एटलीस्ट 50% of the directors of CIMC shall consist of persons who are independent director, 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, and not directly or indirectly associated with the persons who have control over the CIMC। इंडिपेंडेंट होती H क्या बोलता है, आपको पहले रिफ्यूज़ नहीं हो जानी चाहिए थी रजिस्ट्रेशन। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो नॉट सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन? अपना फंड मैनेजर, जो पूरे फंड को मैनेज कर रहा होगा उसका रिप्रेजेंटेटिव, एक बोर्ड में भी हो ना अंदर, रोज के काम कर रहा हो, देख रहा हो, सॉरी। उसके अलावा जे और लास्ट वाले ना ट्रस्टी कट कर दो, लास्ट के 2 लोग। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, अब सब कुछ सही है, सेटिस्फाइड है तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बस बार बार क्या पढ़ना। प्रोसीजर व्हेन रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट ग्रांटेड, तो अगर तुमने सारी एप्लीकेशन की, वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस या वॉट एवर इट इज़ दे में रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। वो अपना डिसीजन 30 डेज़ के अंदर अंदर कम्युनिकेट कर देंगे अलॉन्ग विद द ग्राउंड्स कि क्यों वो तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। लिखा है, मिल गया। तो
आज ही प्रॉपर मार्क कर रही है, इतना मार्क तो वैसे नहीं करती। बोलना ही आते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे अचानक से कोई शब्द ढूंढ लेगी, उसको लिखती रहेगी ऐसे डिज़ाइन बना के। हैं मैं भाई कह रहा आज बुक अपनी नहीं है ना इतनी मेहनत कर रही है, भूल गई थी अभी नहीं करूँगी। वाइंडिंग अप ऑफ एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, अनुभव पागल हो जाएगा, वो तो ही मैंने पढ़ा है वो देखना भगवा जाएगा बेचारा किताब देख के, ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने वीडियो नहीं देखी फिर जान के। वाइंडिंग अप ऑफ एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, चलो वाइंडिंग अप में क्या होएगा, अगर मान लो तुम्हारी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, या कोई एग्जिस्टिंग वाली स्कीम है जो पहले से एग्जिस्ट करती थी है ना, और उसने 2 महीने में एप्लीकेशन करनी थी ना, उसको भी ग्रांट नहीं हुआ, तो एन एग्जिस्टिंग कलेक्टिव स्कीम शेल वाइंड अप द एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम विच, या तो आपने एप्लीकेशन नहीं करी या तो आपको प्रोविजनल मिली होगी या आपने कंडीशंस फुलफिल नहीं किया, आपको फाइनल नहीं मिली। ठीक है, हाँ ठीक है यार, ये तो क्या इन्होंने पीछे पड़े रजिस्ट्रेशन के। बढ़िया। नेक्स्ट, बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ CIMC, रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़, ये PYQ है। PYQ माने हाँ हाँ सही बोल रहे हैं शायद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको लगा कि चैप्टर रिलेटेड तो नहीं है। मैं बोल चुका था और बन निकोल सिंगर के जा रहा एंड करता है एंड नॉट एप्लीकेशन। तूने क्या लिखा था? नो आंसर। नो आंसर। नो आंसर, नॉट इफेक्टिव। रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या करता है करण? 12वीं तक तो कैसे निकल गया बिना ये जाने? आंसर इज नो आंसर। ये कोई है ना, कोई मीम है ना ये। रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़, चलो क्या नहीं कर सकते ये लोग? अनडिटी कोई और एक्टिविटी अदर देन CIS नहीं कर सकते। एक CIS दूसरे CIS का ट्रस्टी नहीं बन सकता। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरे पूरे ग्रुप को नहीं पता होगा एनए का मतलब, पूरे ग्रुप को नहीं पता होगा। पूछ लियो। उनको तो मैंने चीटिंग करके पास कराया। उनको चीटिंग करके पास करता। चलो, तो उनको इनके लिए क्या बोला, क्या काम नहीं करना अदर देन CIS, कोई और काम नहीं करना। एक CIS दूसरे CIS का ट्रस्टी नहीं बनेगा। लॉन्च एनी CIS फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़, मतलब क्या हुआ, CIS सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, राइट है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंपनी खोली, आपको शेयर्स सब्सक्राइब करवाने थे, लोग आ नहीं रहे, तो आपने उस चक्कर में एक CIS खोल दिया ताकि यहाँ से पैसा लेके मैं यहाँ डाल दूँ। आया समझ? मतलब पहले CIS फिर सिक्योरिटीज़ चलेगा, पहले सिक्योरिटी और फिर जानबूझ के ऐसा CIS खोल दिया टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इज़ नॉट ओके। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला है। लॉन्च एनी CIS फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग, ना स्पेसिफिक उस पर्पस के लिए तुम नहीं खोलोगे, तुम खोल रहे हो और फिर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चलेगा। बात समझ रहे हो ना? ये लिख लो या कुछ तो। कंपनीज should not launch CIS to get investment in securities, just to get investment in securities, ऐसा a new CIS to get investment in securities. सही। Obligations of collective investment management company, every collective investment management company should, अरे यार इजी है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फंड्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ CIS एंड ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिट होल्डर। ये तो नॉर्मल काम है ना, आपको हम पैसे दे रहे हैं, आप हमारा पैसा संभालोगे तो ये उड़ा दोगे, तो संभालोगे तो सही। पहला पॉइंट ये। दूसरा, ड्यू डिलिजेंस करो, एसेट्स को मैनेज करो एंड फंड्स ऑफ CIS को मैनेज करो, रिस्पॉन्सिबल रहो अपने एक्ट्स के लिए, है ना, वो दिया है। कमीशन ओमिशंस बाय इट्स एम्प्लॉयज़ के लिए अपने रिस्पॉन्सिबल रहो, आपके एम्प्लॉय भी जो भी काम करेंगे उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। रिमेन लाइबल टू द यूनिट होल्डर्स
बी इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद और थ्रू इट्स एसोसिएट्स और द रिलेटिव्स रिलेटेड टू CIS। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने CIS के थ्रू किसी और रिलेटिव की मदद कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मेरे दोस्त की कंपनी है, मैंने CIS में पैसा इकट्ठा करके मैंने बोला, वो बोलता है फंडिंग चाहिए, मैं कोई बात नहीं, अपने तो पैसा इकट्ठा करते ही रहते हैं, तेरे फंड में डाल देंगे। अरे हमें पैसा किसी और की मदद कर लेकर नहीं डालना, हमें पैसा इकट्ठा क्यों करना है, यूनिट होल्डर के प्रॉफिट के लिए। यस, तो जहाँ अच्छा बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर हम पैसा डालेंगे, अल्टीरियर मोटिव हमारा नहीं होना चाहिए। तो अपॉइंट रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र, ठीक है, एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट एंड गिव रिसिप्ट ऑफ ऑल मनीज रिसीव्ड। कुछ औखा नहीं है इसमें, अब तक तो सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, होल्ड अ मीटिंग, ठीक है। कितनी बार मीटिंग है, ट्वाइस इन एवरी 3 months। ज़्यादा नहीं होगी मीटिंगें फिर, कितने महीने होते हैं, 12। तो मीटिंग कितनी हुई, हर 3 महीने में 2 बार, ठीक है, 8 मीटिंग हुई। 2 तो 4 तो 6 7 8। obtain adequate insurance against the properties of the CIS, ठीक है, इंश्योरेंस ले लो, डन। बाद में आपका ग्रीवियंस एड्रेसल वही था, 21 कैलेंडर डेज याद है, इंटरमीडिएट में भी याद किया था, 21 दिन। चलो नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। अब जो CIS बना तो लिए हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एज पर सेबी, सबमिशन, सर्टिफिकेशंस कुछ तो करोगे ना, जो उन्होंने बोला है। तो उन्होंने ये बोला हुआ कि CIMC शुड प्रिपेयर अ क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ एंड स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस। क्वार्टरली रिपोर्ट बनाओ, बाद में उसके अलावा फाइल करो विद ट्रस्टीज एंड सेबी, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल इट्स डायरेक्टर्स, इंटरेस्ट, सारा कुछ विद इन 15 days। उसके अलावा देखना सबमिट द सेम टू ट्रस्टी विद इन 1 month फॉर द एक्सपायरी ऑफ। हाँ, कुछ नहीं, क्वार्टरली रिपोर्ट बनाई आपने, वो सेबी को दी। उसके अलावा वही क्वार्टरली रिपोर्ट, सेम क्वार्टरली रिपोर्ट ट्रस्टीज़ को भी सबमिट करो क्वार्टर ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड पॉइंट, जो भी आपका ट्रस्टीज़ हैं शुड फाइल विद द ट्रस्टी, क्या फाइल करना है, ट्रस्टी एंड सेबी के साथ, पर्टिकुलर्स की मेरे डायरेक्टर अलॉन्ग विद देयर इंटरेस्ट इन द कंपनीज विद इन 15 days ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, कि भाई मेरा डायरेक्टर ये है, इस डायरेक्टर का यहाँ शेयर्स है, ये यहाँ से पैसा कमाता है, एक्सेट्रा। जैसे ही बंदा आएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर हम बता देंगे, किसको दो बताएंगे, ट्रस्टी को और सेबी को। उसके अलावा हमने बोला है कि आप एक कॉपी ऑफ बैलेंस शीट P&L एंड कॉपी ऑफ समरी ऑफ ईयरली अप्रेजल रिपोर्ट टू द यूनिट होल्डर्स विद इन 2 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बना। उसके अलावा furnish to SEBI and the trustees such information and document as may be required। एक तो ये लास्ट पॉइंट डाले देने का सब जगह पे, और कुछ जो उनको चाहिए हो, ठीक है। वही है ग्रुप 1 में एज पर डिस्कशन। ट्रस्टीज एंड देयर ऑब्लिगेशंस में अभी ट्रस्टी एंड देयर ऑब्लिगेशन बाकी, ठीक है, ये डब्बा पढ़ लो। मेन ट्रस्टी मीन्स अ पर्सन हु होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस, ठीक है। कंटेंट ऑफ ट्रस्ट डीड, यार ये पढ़ लेना तुम। कंटेंट ऑफ ट्रस्ट डीड में कुछ नहीं, ट्रस्ट डीड यानी कि एक एग्रीमेंट, डीड यानी कि एक एग्रीमेंट बिटवीन हु, बिटवीन द अपना ट्रस्टी और होल्डर। होल्डर, कौन सा होल्डर, यूनिट होल्डर है नहीं, ट्रस्ट डीड तो ट्रस्ट और ट्रस्टी के बीच में होती है ना। तो ट्रस्टी और CIMC के बीच में एक डीड होगी कि भाई हम तुम्हें हमारा ये पैसा सारा दे रहे हैं, ये पैसा तुम जो भी करोगे वो प्रॉपरली अपना यूज़ करना, वॉट एवर, राइट। तो द ट्रस्ट डीड शुड कंटेन such clauses as may be specified and other clauses as may be necessary, ठीक है। No trust deed should contain a clause which has the effect of limit or extinguishing the obligations and liabilities of the CIMC, ठीक है। ट्रस्ट डीड में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई CIMC तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, CIMC तो ये कर तो वो कर। CIMC will be at its full liberty to protect the interest of unit holders, right, डन है। एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ट्रस्टी, अगर आपको ट्रस्टी बनना है तो आप, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट के रेगुलेशंस है, सेम यहाँ पर भी हैं। द पर्सन रजिस्टर्ड विद सेबी एज डिबेंचर ट्रस्टी आर ओनली एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज ऑफ CIS। हाउएवर, नो पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी इफ ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद और हैज़ कंट्रोल ओवर द कंपनी CIMC, ठीक है। अपॉइंटमेंट, अगर
good. लिखा है however no person shall be eligible to be appointed as trustee if he is directly or indirectly associated with the person who has क्या बोल रहा है? कंट्रोल ओवर मतलब कि अगर किसी बंदे को ट्रस्टी बनना है बट उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए CAMC में, तो वैसे कैसे? कंपनी जैसे मेरा पास बेअंत पैसा, मैंने पैसा दिया कंपनी को, ठीक है, ऐसा समझ, ट्रस्टी समझ। ठीक है। मेरे पास पैसा, मैंने तुझे पैसा दिया, तू ट्रस्टी है, ठीक है। देखो मैंने ट्रस्टी, तू ट्रस्टी नहीं है, तू ट्रस्ट है, मैं ट्रस्टी हूँ। मैं CAMC तू CIMC है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट हूँ। ट्रस्ट एंड CIMC सेम थिंग ना, मैं पागल हो जाऊंगी। ट्रस्ट एंड CIMC सेम थिंग। तो यू आर अ ट्रस्ट एंड अ CIMC, आई एम अ ट्रस्टी, आई हैव गिवन यू मनी। मैंने देखो पैसा क्यों दिया? फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स, राइट। अगर मैं अपनी यही तुझे कंट्रोल करूँ तो मैं घुमा फिरा के पैसा अपने बेनिफिट के लिए ले लूँगी ना, है ना। तो इसीलिए ही एक ट्रस्टी का किसी भी CIMC के अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ताकि CIMC की ऑब्जेक्टिव्स इंडिपेंडेंट रहें फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स ट्रस्टी एंड दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स ओनली। तो फिर ट्रस्टी का फायदा क्या है इसका? पैसा दे रहा है ना, फायदा क्या है उसका? मतलब ट्रस्टी का फायदा क्या है इसका? पैसे नहीं मिलते तो फायदा होगा उसका। वो भी तो कमाएगा इधर, तो वो भी कमाएगा इन दिस, क्योंकि वो भी पैसा देगा, पैसे इन्वेस्ट होंगे, इन्वेस्ट होने के बाद उसको भी रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर मैं ये बोल देती, मान ले मैंने पैसा दिया, मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए तुझे, और इस 1000 करोड़ पे भरोसा करके और बहुत सारे लोगों ने 2 लाख करोड़ और दे दिए, राइट। तो पैसा इकट्ठा हो गया, ये सारा पैसा मैंने अपनी ही पति के कंपनी में लगा दिया, गलत है ना। और मैं ये क्यों कर पाई? क्योंकि मेरा कंपनी में कंट्रोल था। तो हम ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए ही आपकी जो कंपनी होगी वो अलग होनी चाहिए। और बाकी ट्रस्ट जो होते हैं, NGO वाले और ये सब वाले, वो ट्रस्टी होते हैं, उनका फ़ायदा, उनका वो है मेंटल पीस, कि दे वांट टू वर्क फॉर द बेनिफिट, और जो थोड़ा बहुत वो कमाते हैं वो वापस बिजनेस में लगाते हैं यूजुअली, ठीक है। बहुत सारे रहता है ना, स्कूल्स भी होते हैं ट्रस्ट वाले, ट्रस्ट ऑर्गेनाइज स्कूल्स होते हैं, कम पैसों में शिक्षा देना है, ये करना है, वो करना है, अलग अलग। हेल्थ वाले कितने ट्रस्ट होते हैं, ठीक है। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी नॉट फाउंड गिल्टी, माने no person should be appointed as a trustee of a CIS if he has been found guilty of any offence under the SEBI Act, security law। तो अगर बंदे ने गलत काम किया है और तुम धरा गए हो तो ट्रस्टी तो नहीं बन सकते भाई, सॉरी। एग्रीमेंट विद CIMC, a trustee and CIMC should enter into an agreement for managing the collective investment scheme's property. The agreement for managing the collective investment scheme property should contain clauses as specified and such other clauses as are necessary for the purpose of the, ठीक है, objective of the scheme। डन है, कुछ अलग नहीं है इसमें। The rights and obligations of trustee, ट्रस्टी के राइट्स ऑब्लिगेशंस, राइट्स क्या हैं? टू obtain CIMC such information as is necessary, इन्फॉर्मेशन वहाँ से लो जो ज़रूरत है उनको रेगुलेट करने के लिए एक्सेट्रा। उसके अलावा उनके बुक्स चेक कर सकते हो तुम, ठीक है। मेजर पैसा तुम्हारा है ना, तो तुम निगरानी पूरी रख सकते हो, पर उनके वर्क को, उनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कंट्रोल इन द सेंस ऑल्टर नहीं कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, कंट्रोल कर सकते हो इन द सेंस कि वो लोग गलत काम करें तो तुम रोक सकते हो। बनती है ना बात। नेक्स्ट तुम्हारा, द ट्रस्टी शुड इंश्योर दैट CIMC हैज़ द नेसेसरी ऑफिस, अपॉइंट ऑल KMP, appoint auditors, appoint a compliance officer, appoint registrar to an issue, prepare a compliance manual, take adequate insurance, not give any undue unfair advantage to any associate of the company, operate in accordance with the provisions of the trust deed है उसमें, हाँ। undertake activities of managing collective investment scheme only, मतलब और कोई काम मत करना। take adequate steps, minimum net worth बताया है as by SEBI, बी डिलीजेंट। क्या रेल लगा दी ना उन्होंने, मस्त स्टेप, फालतू पॉइंट्स की। शुड फॉरविथ टेक सच रेमेडियल स्टेप्स, अगर कुछ पंगा हुआ तो रेमेडी करो। अकाउंटेबल फॉर देयर एक्ट्स, कैलकुलेशन जान दो। उसके अलावा कन्वीन मीटिंग वाला पॉइंट मार्क कर ले।
the trustee shall convene a meeting of the unit holders whenever required to do so by SEBI or in the interest of unit holders or whenever required to do so as per the requisition by unit holder मान जैसे ये सुना है तुमने ना रिक्विजिशन मीटिंग बाय रिक्विजिशनिस्ट कंपनी लॉ में पढ़े थे क्या था वो जो बंदे उसके खिलाफ हैं नहीं देखते हैं वो एडजर्नमेंट वो होती थी वो बाद में रिक्विजिशनिस्ट की मीटिंग का मतलब क्या हुआ रिक्विजिशनिस्ट कौन थे जब डिसाइड नहीं हो रहा होता था कि मतलब क्या होना रात को क्या बनेगा क्या नहीं डिसाइड हो रहा मतलब फिर वो लोग अपनी मीटिंग बुलाते होते थे एक होती है एजीएम जो साल में एक बार करनी होती है फुल स्टॉप दूसरी होती है ईजीएम जो आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से करते हो ईजीएम डायरेक्टर्स या वो लोग बुलाते थे हाँ रिक्विजिशनिस्ट वो होते थे जो शेयर होल्डर अपनी मीटिंग बुलाते थे उसको बोल के एनसीएलटी को एनसीएलटी को भी बोलते थे और साथ में कंपनी के डायरेक्टर्स को भी बोलते थे वेरी गुड शाबाश वेरी गुड तो अगेन रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग बाय रिक्विजिशनिस्ट की सर्टन शेयर होल्डर्स अबव अ सर्टन वैल्यू और सर्टन नंबर ठीक है कोई अब तो याद मेरे को भी नहीं है अच्छे से पर सर्टन नंबर सर्टन वैल्यू के ऊपर के कुछ लोग रिक्वेस्ट कर सकते थे कि भाई हमें ईजीएम कंडक्ट करवानी है प्लीज़ करवाओ डायरेक्टर्स को बोलते थे डायरेक्टर्स अगर ये मीटिंग नहीं कंडक्ट करवाते थे तो फिर वो एनसीएलटी को भी बोल सकते थे अगर उनको बहुत वैलिड रीज़न लगा है तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेबी को बोला गया था ट्रस्टी को बोला गया था कि यूनिट होल्डर की मीटिंग करवाओ जब पब्लिक इंटरेस्ट में है या एज रिक्वायर्ड बाय सेबी है दूसरा कब मीटिंग करवाओ जब रिक्विजिशन आए बाय द यूनिट होल्डर्स कितने एटलीस्ट 1/10 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ यूनिट कैपिटल ऑफ एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी कम से कम टोटल में से 1/10 वाले आए तो आप मीटिंग करवा सकते हो करवानी पड़ेगी एक्चुअली और व्हेन एनी चेंज इन फंडामेंटल कुछ नया चेंज हुआ है तो उसके अलावा तुम अगला बुलेट पॉइंट मार्क कर लो स्ट्रेट ट्रस्टी शैल रिव्यू क्वार्टरली बेसिस पर रिपोर्ट्स एवरी ईयर ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट और पीरियडिकली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करो और इन्वेस्टर कंप्लेंट्स को रिड्रेस करो ट्रस्टी शुड इंश्योर दैट नेटवर्थ ऑफ सीआईएमसी जो भी है सीआईएमसी का सारा पैसा इज़ नॉट डिप्लॉयड इन अ मैनर जो यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट के खिलाफ हो प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट होल्डर इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइएबल मैंने यूनिट होल्डर की प्रॉपर्टी गलत बोल दिया ना मैंने हाँ प्रॉपर्टी ऑफ सीआईएमसी शुड बी आइडेंटिफाइएबल आपकी प्रॉपर्टी या जिसकी भी प्रॉपर्टी है हर स्कीम की प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए एक सीआईएमसी 2-4 स्कीम ओपन कर सकती है ना तो हर स्कीम का पैसा अलग अलग रखो शेड्यूल्ड बैंक में या जैसे भी तुम्हें बोला जाए फिर उसके अलावा क्लियरेंस और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाए रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द स्कीम कि कुछ अगर पैसा क्लियर कर रहे हो या पे ऑफ कर रहे हो वटेवर तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा डिपेंड ये क्या है ये केस टू केस बेसिस होगा कब चाहिए क्लियरेंस वो नहीं बताया ना तो कोई बात नहीं उसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करो वापस से बोला क्वार्टरली बेसिस पर दे दो रिपोर्ट ट्रस्टी शुड कॉज ये कट कर दो बार बार क्वार्टरली बेसिस का ऐसा हो जाएगा कितनी बार पढ़ रहे हो ट्रस्टी शुड कॉज ऑडिट करवाओ एवरी फाइनेंशियल ईयर अपना अकाउंट्स का देन नेक्स्ट बुलेट पॉइंट मीटिंग होएगी हेल्ड एट लीस्ट वंस इन एवरी 3 months ट्वाइस सॉरी हाँ सेम ही आया बस ठीक है टर्मिनेशन ऑफ आ जाओ फिर आगे टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्टीशिप ट्रस्टीशिप ऑफ अ ट्रस्टी शुड कम टू एन एंड मतलब एक बंदा जो सीआईएमसी का ट्रस्टी था उसकी हमने ट्रस्टीशिप छीन ली उससे तो अब नो लॉन्गर ट्रस्टी है ठीक है कब छीन सकते हैं जब वो बंदा डिवेंचर ट्रस्टी के रेगुलेशंस के हिसाब से ट्रस्टी बनने के लायक नहीं रहा क्वालिफिकेशन नहीं है उसकी अगला ट्रस्टी एक कंपनी थी इफ़ द ट्रस्टी इज इन द कोर्स ऑफ बीइंग वाउंड अप और वो वाउंड अप हो रही है इफ़ द यूनिट होल्डर्स एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू उन्होंने बोला कि बंदे को निकालो है ना पास द रेजोल्यूशन टू रिमूव द ट्रस्टी राइट और इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स में सेबी ने फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग ट्रस्टी को रिमूव किया उसके अलावा हम ट्रस्टी को निकालने से पहले एक नोटिस देंगे कम से कम 3 महीने का एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंशन कि भाई हमें नहीं लग रहा तुम्हें और काम करना चाहिए बाकी वही शो कॉज नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो हम बोलते हैं तो वो होगा ये हाँ तो एक बार ये डब्बे पढ़ लो सारे नहीं पढ़ने तुम पढ़ो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे पढ़ना पहला ऑन टर्मिनेशन
Trustees should be appointed by the CIMC on the termination of the trusteeship. The appointment of a new trustee should be completed within 3 months from the date of the termination of the previous trusteeship. एक को निकाला, दूसरे को 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट कर दो. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, साथ वाला, इफ CIMC इज अनेबल टू अपॉइंट ट्रस्टी इन द रिक्विजिट पीरियड देन 3 months में, तो सेबी विल अपॉइंट. ठीक है, ट्रस्टी अपॉइंट करना ज़रूरी है, वो पैसा लेकर आता है, पैसा चला गया तो इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी. तो एक ट्रस्टी को निकालो तो 3 महीने में CIMC को बोला नया अपॉइंट करो. CIMC नहीं करती तो सेबी अपॉइंट करेगी. न्यू ट्रस्टी शुड बी स्टैंड सब्सटीट्यूटेड और ऑल डॉक्यूमेंट उसको जो भी मिलेंगे टू विच द ट्रस्टी इज रिमूव्ड वॉज अ पार्टी, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे पिछले वाले के. उसके बाद ये एरो बनाइए, वो गलत बनाइए. 1 2 3, उसके बाद 3 के नीचे वाला डब्बा 4th मार्क करो. ठीक है. 1 2 3 4, द ट्रस्टी सो रिमूव्ड शैल फ्रॉम सच डेट बी डिस्चार्ज फ्रॉम कंप्लाइंग विद द ऑब्लिगेशंस. जो रिमूव ट्रस्टी है उस दिन से उसको कोई ऑब्लिगेशंस नहीं कंप्लाई करने, कोई एक्शन कुछ भी नहीं लेना. बट रिमेन लाइबल फॉर द एक्शंस टेकन बाय बिफोर सच रिमूवल. उसके खिलाफ कोई केस पहले ही हो गया था रिमूव होने से, तो उसके लिए वो लाइबल है. और ट्रस्ट डीड जो भी बनेगी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय CIMC इन द फेवर ऑफ ट्रस्टी. एक प्रॉपर न्यू ट्रस्ट डीड भी बनेगी. डन है. देन तुम्हारा जो लास्ट डब्बा है ना वो कट ही कर दो. ठीक है, बढ़िया, शाबाश. टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट विद द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी. अच्छा, हमारी एग्रीमेंट थी विद CIMC जो हमने एंटर की थी, वो अब कब ख़त्म होएगी? वो कब ख़त्म हो सकती है? जब CIMC इज़ इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, इफ़ द यूनिट होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल पास अ रेजोल्यूशन कि भैया CIMC में पंगा है और विद द अप्रूवल ऑफ सेबी वो लोग बोलेंगे कि इसको बंद कर दो. और इफ इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स सेबी और द ट्रस्टी आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके इनको बंद करवा रहे हैं. ठीक है, चलो. अनदर CIMC रजिस्टर्ड विद सेबी. अब तुमने एक बंद करवाती तो दूसरी आनी चाहिए ना, क्योंकि वो सारा जो इकट्ठा किया हुआ पैसा यूनिट होल्डर कहाँ जाएगा, तो दूसरे कंपनी में शिफ्ट करो उसको. इसलिए उन्होंने बोला अनदर CIMC रजिस्टर्ड विद सेबी शुड बी अपॉइंटेड अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट बाय द ट्रस्टी विद इन 3 months. नया बंदा अपॉइंट करो, नया CIMC 3 महीने के अंदर अंदर. नया CIMC लाएगा कौन? अपना सेबी ट्रस्टी लाएंगे, पहले ट्रस्टी लाएंगे, उसके बाद सेबी. हाँ. अगर ट्रस्टी वो नहीं ला पाए तो CIMC सो रिमूव्ड कंटिन्यू टू एक्ट जैसे वो पुराने वाले थे, और CIMC अपॉइंटेड शुड स्टैंड सब्स्टिट्यूटेड. ठीक है, बाकी दे विल बी लाइबल, वो सेम पॉइंट है, लाइबल फॉर ऑल एक्शंस. बाद में कुछ नहीं लाइबल, पर अगर पुराने एक्शंस है तो उसके लिए वो लाइबल माने जाएंगे. लाइट वो लग रही हूँ मैं, मेरे से आ रही लाइट. तो सब पास हो जाओ, जो ये देख रहे हो सब देख लेना. कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी. प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. अरे यार वही सब तो है. CIS shall not be launched by CIMC unless and until उसने ट्रस्टी से अप्रूवल नहीं लिया, क्रेडिट रेटिंग नहीं ली, और विदाउट गेटिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम अप्रेज्ड बाय अप्रेजिंग एजेंसी. अप्रेजिंग एजेंसी हमने पीछे डेफिनेशन छोड़ी थी ना. अप्रेजिंग एजेंसी वो कुछ नहीं होती, बस वो चेक करती है कि सब सही है, या मतलब क्रेडिट रेटिंग टाइप की देती है. एम्पैनल्ड बाय द बोर्ड फॉर कंडक्टिंग टेक्निकल और फाइनेंशियल अप्रेजल. चेक करना, टेक्निकल फाइनेंशियल अप्रेजल चेक करती है. डेफिनेशंस में था कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट वाले में, इससे भी पहले. क्लोज एंडेड तुम्हें पता है यार. CIMC शैल लॉन्च ओनली क्लोज एंडेड स्कीम एंड ड्यूरेशन ऑफ द कैलेंडर शैल नॉट बी लेस देन 3 calendar years. ठीक है. इंश्योरेंस करवा लो, क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. ईच कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम शैल इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 20 करोड़, कम से कम 20 इन्वेस्टर, और नो पर्सन शैल होल्ड मोर देन 25. ये रूल है, ये इंपॉर्टेंट है. क्लोज एंडेड स्कीम में प्रॉपर्ली उन्होंने बोला हुआ है कि कम से कम 20 करोड़ का पैसा आए, कम से कम 20 इन्वेस्टर हों, और एक इन्वेस्टर 20-25% से ऊपर होल्ड ना करता हो.
अगर ऐसा है कि वो सिर्फ क्लोज एंडेड खोल सकता है, मैं भी यही बोलने वाला था कि सी सिर्फ क्लोज एंडेड बोलता है। ओपन एंडेड खोल ही नहीं सकता। हम्म। तभी पीछे ओपन एंडेड की डेफिनेशन भी नहीं दी थी, सिर्फ क्लोज एंडेड की दी थी। अगर मैं रुक गई तो चलो पढ़ते हैं